जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो हजारों साल पहले थी, लेकिन आज भी उसके राज जमीन में दबे हैं। ये कहानी है हड़प्पा सभ्यता की। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने के लिए आज हम सब एक जासूस की भूमिका निभाएंगे। हम उनके छोड़े हुए सुरागों का पीछा करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो लोग कौन थे और कैसी थी उनकी दुनिया। तो हमारी जासूसी का सबसे पहला और सबसे अहम सुराग है ये, एक छोटी सी मोहर। जरा इसे गौर से देखिए। इस पर एक ऐसा जानवर बना है जो असल में था ही नहीं, और उसके ऊपर हैं ये कुछ निशान, एक ऐसी लिखाई जिसे आज तक दुनिया का कोई भी विद्वान पढ़ नहीं सका। आखिर ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो चलिए इस जासूसी को शुरू करते हैं। एक एक करके सुरागों को जोड़ते हैं और इस खोई हुई दुनिया की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी पूरी पड़ताल बस इन्हीं दो सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी। पहला, ये मोहर बनाई किसने, और दूसरा, उनकी दुनिया दिखती कैसी थी। हर इन्वेस्टिगेशन की तरह इसकी भी शुरुआत होती है क्राइम सीन से। लेकिन हमारा घटनास्थल कोई एक शहर या एक गली नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा इलाका है। ये आज के पाकिस्तान से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि हम इन लोगों को एक साथ हड़प्पा सभ्यता कहते ही क्यों हैं? देखिए, पुरातत्व में जब एक जैसे अनोखे बर्तन, मोहरें और यहाँ तक कि पकी हुई ईंटें भी एक बहुत बड़े इलाके में एक ही समय पर मिलती हैं, तो उसे एक संस्कृति कहा जाता है। ये एक तरह से उन लोगों का सिग्नेचर स्टाइल या पहचान पत्र था। अब ये समझना जरूरी है कि ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसकी एक पूरी टाइमलाइन है। 2600 ईसा पूर्व से पहले छोटी छोटी बस्तियां थीं, जिन्हें हम आरंभिक हड़प्पा कहते हैं। फिर आया इनका गोल्डन पीरियड, यानी विकसित हड़प्पा का दौर, जब बड़े बड़े शहर बने। और फिर 1900 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा और ये महान शहर गुमनामी में खो गए। इसे बेहतर समझने के लिए जरा इस नक्शे को देखिए। ये है उस सभ्यता के पीक पर पहुंचने से पहले का हाल। बस्तियां काफी छोटी और दूर दूर तक फैली हुई थीं। कह सकते हैं कि ये एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। और अब ये देखिए, ये है विकसित हड़प्पा का नक्शा। बदलाव साफ दिख रहा है ना? ऐसा लगता है जैसे अचानक से बस्तियों का एक विस्फोट हुआ हो। ये एक बहुत ही जबरदस्त और बड़ा विस्तार था। अगर नक्शे से अंदाजा नहीं हुआ तो चलिए नंबरों पर नजर डालते हैं। सिंध में बस्तियां बढ़ी, ठीक है, लेकिन चोलिस्तान में, एक रेगिस्तानी इलाके में, वहां बस्तियां लगभग 4 गुना हो गईं, 37 से सीधे 136। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लोग रेगिस्तान की तरफ जा रहे थे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो ठीक है, हमने बिग पिक्चर तो देख ली। सभ्यता तेजी से फैल रही थी, लेकिन अब चलते हैं थोड़ा और अंदर, उन लोगों के घरों में, उनकी रसोई में। हमारा अगला सवाल है, इतने सारे लोग बिना किसी सुपरमार्केट के आखिर रोज खाते क्या थे? हमारी जांच का अगला सुराग, उनकी ग्रोसरी लिस्ट। आइए पता लगाते हैं कि पुरातत्वविदों को उनकी बस्तियों से क्या-क्या खाने पीने का सामान मिला है। जले हुए अनाज के दाने और जानवरों की हड्डियां हमें बताती हैं कि उनकी थाली काफी भरी पूरी थी। मुख्य भोजन था गेहूं और जौ, साथ में दाल, चना, तिल भी था। पालतू जानवरों में मवेशी, भेड़, बकरी तो थे ही, लेकिन वो हिरण और घड़ियाल जैसे जंगली जानवरों का शिकार करने से भी नहीं चूकते थे। और हाँ, मछली और पक्षी भी उनके मेन्यू में शामिल थे। और जानते हैं, इन चीजों को पीसने के लिए जो पत्थर वो इस्तेमाल करते थे, उसके बारे में एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। मोहनजोदड़ो की खुदाई करने वाले ऑनेस्ट मैके ने लिखा कि उनके मजदूर इन पत्थरों को सालन पत्थर कहते थे, और उनका बावर्ची तो रसोई में इस्तेमाल के लिए म्यूजियम से एक पत्थर उधार मांगने आ गया था। सोचिए, उनकी तकनीक कितनी कारगर थी। अच्छा, खाना तो काफी लजीज था, लेकिन सवाल यह है कि इतना सारा खाना आता कहां से था? लाखों लोगों का पेट भरना कोई मजाक नहीं है। जरूर उनके पास कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी रही होगी। चलिए इसका पता लगाते हैं। और यही है इस पहेली का सबसे बड़ा हिस्सा। सोचिए ना, कोई ट्रैक्टर नहीं, कोई मॉडर्न मशीन नहीं, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर खेती कैसे? इसका जवाब कई छोटे छोटे सुरागों में छिपा है। तो इसका पहला सुराग है ये छोटा सा टेराकोटा का बैल। देखने में तो ये बस एक खिलौना लगता है ना? लेकिन पुरातत्वविदों के लिए ये सोने से कम नहीं है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हड़प्पा के लोग बैल की ताकत को जानते थे और उसका इस्तेमाल खेत जोतने के लिए करते थे। तो अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है।
वो सिर्फ हल नहीं चलाते थे। कालीबंगन में हमें ऐसे खेत मिले हैं जहां वो एक ही समय पर 2 फसलें उगाते थे। अफगानिस्तान तक में उनकी बनाई नहरें मिली हैं। और धोलावीरा में तो उन्होंने बारिश का पानी जमा करने के लिए पूरे के पूरे जलाशय बना डाले थे। मतलब ये लोग सिर्फ किसान नहीं, ये तो एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स थे। खेतीबाड़ी में तो उनका कोई जवाब नहीं था, कमाल के थे। लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं उनका सबसे बड़ा मास्टरपीस, उनकी सबसे हैरान कर देने वाली उपलब्धि, उनके शहर। ये जो स्क्रीन पर है, ये मोहनजोदड़ो शहर का नक्शा है, जो आज से लगभग 4,500 साल पहले बसाया गया था। जरा देखिए इसे। क्या ये लगता है कि ये शहर बस ऐसे ही बिना सोचे समझे बन गया? बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी बेहतरीन योजना का नतीजा है। शहर का प्लान मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बटा था। एक था दुर्ग या सिटाडेल, ऊंचाई पर बना हुआ छोटा सा इलाका, शायद यहाँ वीआईपी लोग या शासक रहते थे। और फिर था निचला शहर या लोअर टाउन, नीचे बसा एक बड़ा इलाका जहां आम जनता रहती थी। और दोनों ही हिस्से दीवारों से घिरे थे, जो बताता है कि प्लानिंग कितनी सटीक थी। और अगर अभी भी उनकी प्लानिंग पर कोई शक है, तो इसका सबसे बड़ा सबूत है उनकी ईंटें। आप चाहे हड़प्पा में एक ईंट उठा लें या उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो में, हर ईंट का अनुपात आपको एक ही मिलेगा, 4-2-1। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। ये बताता है कि कोई केंद्रीय सत्ता थी जो ये सारे मानक तय कर रही थी। तो चलिए अब तक की इन्वेस्टिगेशन को एक बार फिर से देखते हैं। हमें उनका डाइट प्लान पता है, हमें उनकी खेती की तकनीक पता है, और हमें उनके शहरों का ब्लूप्रिंट भी पता है। हमारी जांच फाइल अब काफी मोटी हो गई है। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम वापस वहीं आकर रुक जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, इसी रहस्यमयी मुहर पर। हम जानते हैं कि उन्होंने क्या बनाया, पर हम ये नहीं जानते कि उन्होंने क्या सोचा। उनकी भाषा, उनकी कहानियां, उनके राजाओं के नाम, सब कुछ इन छोटे छोटे निशानों में कैद हैं। और इस ताले की चाबी हमारे पास नहीं है। हड़प्पा सभ्यता हमें यही एक सबसे जरूरी बात याद दिलाती है कि इतिहास कोई बंद किताब नहीं है, ये अब भी लिखा जा रहा है। जमीन के नीचे न जाने अभी और कितने राज दफन हैं, जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें ढूंढ निकाले। शायद कल हमें वो चाबी मिल जाए जो इनकी खामोशी को तोड़ दे, और उस दिन एक पूरी खोई हुई दुनिया हमसे बात करेगी।